अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली पंजवानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची एक्सपो सेंटर में। और यहां पर मनी मैटर्स ने एक एक्सपो मुनक्कद किया है जिसके सरमाया जो है इनके पार्टनर हैं, पावर्ड कर रहे हैं वो उन्हें। और जितना भी इसको अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। वंस अगेन ये इनकी तरफ से कोई पेड कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत बड़ा फुकदान है। और फाइनेंशियल लिटरेसी की देखें, पेशा नज़र देखें तो हम जो है वो जब भी इन्फ्लेशनरी नंबर्स अगर ऊपर जाते हैं तो हमारी जो कम्युनिटी है वो ब्लीड करती है, उससे नुकसान होता है। और इन्फ्लेशनरी मेजर्स जो है उसको हम प्रॉपर कवर नहीं कर पाते। देखें, जिस तनासब से आबादी बढ़ती जाएगी उस तनासब से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कमो बेश बढ़ते ही जाएंगे। अभी जो हम एवरेज अगर देखें इन्फ्लेशन के नंबर्स वो 6% है। पिछले साल अगर हम देखें तो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 25% था। तो महंगाई होती जाएगी, महंगाई का रेशियो है वो अप एंड डाउन होता रहेगा। हमें उससे कोप अप कैसे करना है, हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो वेल्थ है, उसको किस तरह से मैनेज करके हम लेकर जाएं कि हम जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे होते हैं, पूरी दुनिया में कैपिटल मार्केट होती है लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस है, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारी जो यूथ है, हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने जो वेल्थ अपना है वो एक तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि गैर कानूनी है, जिसे हमारी जो रियासत है वो रिकग्नाइज़ नहीं करती और उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। उसका अगर हम देखें तो वो अगर ब्लीड करता है, जैसे वॉरेन बफेट साहब ने कहा कि ये कभी भी जो है वो बबल फट सकता है क्रिप्टो का। और वो पैसे कहाँ जा रहे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में वो पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है, गैर कानूनी जो है ट्रांजैक्शन में वो इस्तेमाल हो रहा होता है। हम उसका पार्ट बन रहे होते हैं और हम जो है उसमें अपनी वेल्थ को जो है वो ब्लैक मनी बना रहे होते हैं। दूसरे जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, हम जो है वो प्रॉपर्टी लेकर रख देते हैं जो कि एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। तो जब हमारा ये माइंडसेट चेंज होगा, हमारे में अवेयरनेस आएगी और हम उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे जो कि हमारी जो रियासत है जिसे एक्सेप्टेंस भी देती है, जिसमें एक अच्छा रिटर्न भी बन सकता है और जिसमें हम देखें तो हमें अगर पैसे लिक्विडेट करने हों तो 2 से 3 दिन में वो पैसा लिक्विडेट हो सकता है। तो आज इस सेशन को मैं अटेंड करूँगा, इस एक्सपो को अटेंड करूँगा। कोशिश यही है जो भी हमारे नाजरीन हैं उनको मैं बता सकूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यानी इस एक्सपो में अवेलेबल है। ज़्यादातर हम देखें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ उनका जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से वो मीडिया को जो है वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे होते। तो मेरी कोशिश यही होगी कि सरमाया की टीम से मैं इंटरव्यू लूँ। इसके अलावा जो स्टेट बैंक का डेस्क है उनसे मैं थोड़े बहुत सवाल पूछूँ और आपको जो है वो कोशिश करूँ कि जितना हो सके यानी आपको जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसमें मैं आपको फोकस कराऊँ। तो नाज़रीन आएँ, हम चलते हैं और सबसे इंटरव्यू लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट बैंक के स्टॉल में और वहाँ पर मैं जानूँगा जिब्रान भाई से कि म्यूज़ियम किस तरह से काम करता है, म्यूज़ियम का क्या फंक्शनैलिटी है और म्यूज़ियम में आने से क्या फ़ायदे हैं और क्या हम जो है वो उससे आउटकम लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिब्रान भाई, थोड़ा अपना डेजिग्नेशन बता दें और दूसरा हमें ये बताएं कि म्यूज़ियम ये कब से इस्टेब्लिश हुआ है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं जो हमारी जो आवाम है उसको देखना चाहिए। ओके, सबसे पहले ये कि ये म्यूज़ियम इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में। ये पाकिस्तान का पहला और वाहिद मनी म्यूज़ियम है।
जहाँ पे हम एवोल्यूशन ऑफ मनी ट्रेस करते हैं, बार्टर सिस्टम से लेकर ई बैंकिंग है, और जो 6 गैलरी से ग्राउंड फ्लोर पे जो कवर करती हैं, जिसमें आप हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक देख सकेंगे। फिर उसके बाद कॉइन्स हैं जो स्टार्ट करते हैं 6th सेंचुरी BC से अप टू द कॉइन्स ऑफ पाकिस्तान। और तमाम ओरिजिनल कॉइन्स की कलेक्शन है। वी हैव अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 7,000 रेयर कॉइन्स अवेलेबल टुडे। फिर इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो देन हमारे पास पोस्टल स्टैम्प्स है पाकिस्तान की, एंड देन करेंसी 1947 से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान में नोट इस्तेमाल होते रहे वो तमाम वहाँ डिस्प्ले हैं। और साथ ही जब मेज़नाइन फ्लोर है वहाँ पे, जिसमें आर्ट गैलरी है, सादिकैन साहब जो पाकिस्तान के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं स्टेट बैंक के लिए जो 1960s में की उन्होंने, और साथ ही कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी। सो आर्ट भी है वहाँ पे, आपको कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ मनी भी देखने को मिलेगा। और फिर जब आप विजिट एंड करेंगे तो वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप डिफरेंट सोवेनियर आइटम खरीद सकेंगे, जिसमें स्टेट बैंक म्यूजियम से रिलेटेड कुछ पब्लिकेशंस हैं जो यहाँ हम देख सकते हैं। और फिर साथ ही ये कुछ कॉइन्स को हमने रेप्लिकेट किया ज्वेलरी आइटम्स में। डिफरेंट आइटम्स हैं सोवेनियर शॉप में, जिसमें ज्वेलरी आइटम्स हैं, जेंट्स के लिए कुर्ता बटन्स हैं, कफलिंग्स हैं, और फिर इसके अलावा डिफरेंट जो ऑफिस में आप डिफरेंट डेलीगेट्स को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आप यहाँ विजिट करके डिफरेंट जो गिफ्ट आइटम्स हैं वो खरीद सकते हैं। अच्छा, ये जो सुवेनियर आप बेच रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। सर ये एक नॉन प्रॉफिट शॉप है, यानी इसकी जो कॉस्टिंग होती है उसके ऊपर ही इसको सेल आउट किया जाता है, और इसमें कोई कमीशन चार्ज नहीं करते हम लोग। और साथ ही अब जब आप विज़िट करेंगे तो आप बहुत सी मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तो प्राइस जो है वो बहुत ही मिनिमल प्राइस है। जैसे हम ज्वेलरी आइटम्स की बात करें, दे आर अबाउट 1500 में भी है, 2000 में भी है, और इवन गाइड्स बुक और म्यूज़ियम की जितनी पब्लिकेशंस हैं ये भी बहुत एक मिनिमल और रीजनेबल प्राइस में। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि एक आम आदमी को अगर स्टेट बैंक के म्यूज़ियम को विज़िट करना है तो उसकी क्या प्रोसीडिंग्स है? सर इंतहाई आसान तरीका है, बस सिर्फ उनको अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर आना है। और पीर से लेकर हफ्ते तक ये म्यूज़ियम ओपन होता है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। आप इस दौरान विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने की कोई टिकट्स नहीं, कोई चार्जेस नहीं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप आएँगे, इस म्यूज़ियम की खासियत है, जब आप आएँगे आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइडेड टूर दिया जाएगा। आपको गाइड पूरा म्यूज़ियम टूर कराएंगे। स्पेशली जब आप बच्चों के साथ विज़िट कर रहे हैं तो आप तो डिटेल में कंप्लीटली पैनल्स नहीं पढ़ेंगे, तो आप चाहेंगे कोई आपको गाइड करे, और साथ ही ऐसा गाइड मौजूद हो जो कि बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर भी करे साथ साथ। तो हमारे तमाम जो प्रोफेशनल गाइड्स हैं, जब भी आप आएँगे आपको प्रॉपर गाइडेड टूर देंगे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और साथ ही एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये म्यूज़ियम जो है फुल्ली एक्सेसिबल भी है। जैसे डिफरेंटली एबल लोग जब विजिट करते हैं, जैसे जो लोग व्हील चेयर पर आ रहे हैं उनके लिए क्या है, व्हील चेयर के लिए पूरा म्यूज़ियम एक्सेसिबल है कि व्हील चेयर पर पूरा म्यूज़ियम एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही जब नाबीना अफराद विजिट करते हैं तो उनके लिए टेक्चुअल आर्ट है। हमारा ब्रोशर हमने ब्रेल में कन्वर्ट किया है, डिफरेंट गाइड बुकें और कैप्शनिंग ब्रेल में की गई ताकि वो भी म्यूज़ियम को एंजॉय कर सकें। फिर साथ ही यहाँ पे वर्चुअल टूर अभी चल रहा होगा, आप देखेंगे थोड़ी देर में कि वर्चुअल टूर में भी साथ साथ हमने साइन लैंग्वेज ऐड की है, तो डेफ लोगों के लिए कि वो भी म्यूज़ियम को इक्वली इस तरह एंजॉय कर सकें। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है, और मुझे भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, और इस वीडियो के ज़रिए जो है लोगों में कोशिश होगी कि अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट बैंक के एक प्लेटफॉर्म में, सुनवाई में। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि OTP से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही होती हैं, कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, लोगों को फ़ोन आता है अनऑथराइज्ड नंबर से, और कहा जाता है कि हम बैंक के नुमाइंदे बात कर रहे हैं और आप हमें अपना OTP भेजें और हम जो है आपको, नहीं तो फिर आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा और 5 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो लोग जो है वो घबराहट में अपना OTP शेयर करते थे, इसके बाद उनके साथ फ्रॉड होता है। तो सुनवाई स्टेट बैंक ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको बर वक्त केटर किया जा रहा होता है और उसको ट्रैक किया जा रहा होता है। तो मैं इस डेस्क पे खड़ा हूँ और मैं इनसे पूछूंगा कि और क्या कौन कौन सी चीज़ों पे सुनवाई काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली जो इश्यूज़ जो आ रहा है, ये कस्टमर की एक अवेयरनेस होती है डिफरेंट, जिसके ऊपर स्टेट बैंक ने सेशन में स्टार्ट किए हैं, जो 1 टाइम पासवर्ड के आपके शेयरिंग आते हैं, और इसमें डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं जो कस्टमर को प्रोव करती हैं डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू, या डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आपको मैसेजेस कर देती हैं। तो उससे बेहतर है कि जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप किसी के साथ भी आप अपनी शेयर ना करें, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके ही दरमियान होती है। अगर आप किसी के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, क्योंकि डिफरेंट एवेन्यूज़ के ऊपर मीडिया कैंपेन के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, स्टेट बैंक के डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू ये चीज़ें मेंशन की गई कि आप अपना जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी अगर आपको इशू आता है इनिशियली, तो सबसे पहले आप अपनी बैंक को रब्ता करें, और अगर स्टेट बैंक का सुनवाई पोर्टल है आप उस पर डायरेक्टली कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं, जिसमें आपके पास तमाम आपकी फीडबैक मौजूद है, और इसमें तमाम डिटेल्स आपके पास मौजूद होती है, तमाम ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होती हैं, जिसमें आप अपनी जो कंप्लेंट का है तमाम अपना रिकॉर्ड आप अपना चेक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी कंप्लेंट्स आ रही होती है जिसको आप केटर कर रहे होते हैं, जिसको आप ट्रैक कर रहे होते हैं? ये डिफरेंट कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही होती हैं, जो बैंक्स के साथ रिलेटेड आ रही होती है, माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ रिलेटेड आती हैं, DFIs के साथ जो है वो कंप्लेंट्स रिलेटेड आ रही होती हैं। तो उसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ कंप्लेंट होते हैं, जिसमें ये कंप्लेंट हमारे पास लॉन्च होती रहती है। DFIs बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो।
हाँ, तो उसके क्या कंप्लेंट्स होती हैं, यानी किस तरह के सैंपल्स आते हैं, किस तरह की कंप्लेन आ रही है? ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के आपके रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं, जो उनकी डिफरेंट आपकी एंटिटीज़ होती है उसके रिलेटेड ये कंप्लेंट्स आती है हमारे पास। अच्छा, मनी एक्सचेंज जो भी रजिस्टर्ड हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स यानी आप कैटर करते हैं? एक्सचेंज के साथ रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आती है वो हमारे एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, जो हमारे एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट है वो उनको देख रहे होते हैं। सही है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइक भाई। सरमाया से इनका ताल्लुक़ है, इनका यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं इनसे थोड़ा पूछूंगा कि आज का जो ये एक्सपो है इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टरों को, और वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इन्वेस्टरों को। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाइक भाई, जो ये आज का है मनी मैटर्स और पावर्ड बाय सरमाया, तो आईपीपीज़ के हमने मामला देखा, आईपीपीज़ तो लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या पावर सप्लाई कर रहे हैं, कौन सी बिजली सप्लाई कर रहे हैं इसको मनी मैटर्स को? सर थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं अपनी वैसे बैकग्राउंड वैसे बता देता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट पे एक्सीडेंटली आया था, यानी मैंने कभी ना ऐड देखा ना मैंने कभी कोई एडवर्टीजमेंट देखी कि जिसके बाद मैं कन्विंस हुआ कि यार मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बस एक दोस्त ने बताया, मैंने कर दिया। फिर मैं 4-5 साल तक बड़ा परेशान भी रहा कि पता नहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब जब हम एज ए प्लेटफॉर्म थोड़ा इस पोजीशन पे आए थे, सो वन ऑफ द थिंग जो मैं सोचता रहता हूँ कि हम हमेशा एक आम बंदे को कसूरवार ठहराते हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आई थिंक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़े माशाल्लाह उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत कम मार्केटिंग एक्सपेंस है जो करते हैं वो कि अपने आप को प्रोजेक्ट करें, लोगों को बताएं, समझाएं। ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। आई थिंक ये जिब्रान साहब जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, ही वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड समवन के जो उस पर करे। और आई थिंक कराची एज ए सिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा फॉलोइंग अपने यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट के ऊपर कराची से थी। सो हमें ये अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर हम यहाँ पे आएंगे, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग आए भी जो कि हमें शायद फॉलो कर रहे थे, कुछ आपके सवालात थे किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से प्लेटफॉर्म उसको और बेहतर कर सकता है। सो आई टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द पीपल, कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि वाकई लोगों के और मसले मसाइल क्या हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही था। आई थिंक सब लोगों के पास माशाल्लाह पैसे हैं, सब लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। एक एजुकेशन है जो कि अभी भी कमी है, उस एजुकेशन को बताने के लिए, समझाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, ताकि हम लोगों को गाइड कर सकें कि पैसे का होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी इस समझ का, इस सोच का होना ज़रूरी है कि कॉशियसली आपने पैसे कैसे बनाने हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो हमें मिला था, और हम वी टुक इट विद बोथ हैंड्स। अच्छा, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप? क्रिप्टो में भी काम करा रहे होते हैं, और दूसरा टेक्निकल कोर्स जो आप करा रहे होते हैं, तो उसमें आप क्या, किस फेजेस में आप वो करा रहे होते हैं, और कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, वो थोड़ा बता दें। आई थिंक जब मैंने खुद समझा कि पैसे ऐसे बनते हैं, तो आई थॉट कि एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई एक वेबसाइट नहीं थी जहाँ पे सारे एसेट क्लासेस लिस्टेड हों, हम खुद जाके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करें, किस स्टॉक मार्केट के फ़ंड में जाना है, किस ETF में जाना है, किस म्यूचुअल फ़ंड में जाना है, कंपेयर कर सके। एक फ़ंड में इन्वेस्टेड है, पूरी ज़िंदगी हो गई है उसी फ़ंड में। मेरा अपना एक दोस्त था, जब लास्ट टाइम कोविड के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ही नीचे आ गए थे, 7-7% पे आ गए थे, सो वो हाई रिस्क म्यूचुअल फ़ंड की जगह लो रिस्क में थे। सो एक बेसिक मसला है, लोगों को समझ नहीं थी, तो हमने सारी चीज़ों को इतने आसान तरीके से दिखाया, और जब मैंने दिखा दिया तो मुझे समझ आई कि फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही है कि डाटा उनको एलियन इन्फॉर्मेशन लग रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि यार एजुकेशन इज़ समथिंग कि जो फ्री डाटा से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। फिर हमने ट्रेनिंग्स को इनिशिएटिव लिया, और ट्रेनिंग्स माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त फीडबैक है। एंड आई एम नाउ कन्विंस कि मेरे ख्याल में लोगों के पास अगर पैसे हैं और एजुकेशन नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हम पूरी ज़िंदगी सुनते आ रहे हैं कि पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट का पता होना, और कॉशियसली आपको ये पता होना कि 1000 रुपये से 1100 कैसे बनते हैं। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाख से भी 10% नहीं बनाएंगे, आप 1 करोड़ से भी 10% नहीं बनाएंगे। तो अभी के टाइम पे हम 2 कोर्सेज़ ऑफर कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास है, टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा लोग पिछले 3 साल में जब स्टक थे, तो जो ही उनका ब्रेक इवन हुआ वो निकल गए मार्केट से। टेक्निकल नॉलेज होती तो वो टाइम था एंट्री का, क्योंकि हम 3 साल से एक लॉसेस डेली हम ब्रोकर पे देख रहे थे। सो वी एग्जिटेड एट द रॉन्ग टाइम एंड वी एंटर एट द रॉन्ग टाइम। तो वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी टेक्निकल में बड़ी अच्छी मिलती है कि अच्छे टाइम पे एंटर कब होना है और अच्छे टाइम पे एग्जिट कब होना है, ठीक है। और दिस इज़ नॉट द टॉप राइट नाउ कि 1,10,000 पे सारे लोग परेशान थे। तो समझाने का मकसद था मैक्रोज बहुत बेहतर है, क्यों नहीं करना। दूसरी चीज़ हम दे रहे हैं कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, उसके ऊपर हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि यार म्यूचुअल फंड नॉन फाइनेंशियल वे में आपको इन्वेस्टमेंट को समझ कैसे आनी चाहिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है, पाकिस्तान की मैक्रोज को समझना बहुत ज़रूरी है। जब इंटरेस्ट रेट हाई पे जा रहे हो तो मे बी स्टॉक मार्केट पे रिटर्न आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे मिलेगा। ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल में हाई जा रहे हो, हमारे लिए नेगेटिव है मुल्क के लिए। हमारी करेंसी इसीलिए डिवैल्यू ज़्यादा हुई है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिज़नेस इन द कंट्री बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू लोगों को सिखा रहे हैं और इनेबलमेंट पे फोकस है कि लोग खुद इनेबल हो। प्रॉब्लम अगेन जो अभी आपने अंदर भी बात की, लोग पीपल एक्सपेक्ट कि बैंकर आपको एडवाइस दे फाइनेंशियल और ब्रोकर आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे, विच आई डोंट थिंक इज़ द राइट अप्रोच। आप अपनी सामान की ज़िम्मेदारी जो एक बंदे के पास खुद होती है, जब तक आपके पैसे का आपसे बेहतर कोई और बंदा नहीं है जो ख्याल रख सकता है, तो उसके लिए इनेबलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लाइक भाई, मैं खुद इक्विटी डीलर रह चुका हूँ और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स देखना होता है और इसके बाद टेक्निकल्स देखना होता है। फंडामेंटल्स 80-90% एक्यूरेसी दिखा रहे होते हैं, कंपनी की वेल्थ दिखा रहे होते हैं, और उसमें अगर टेक्निकल प्लस एक एज हो जाता है हमारे पास, जो कि 60-70% हमें एक्यूरेसी दिखा रहा होता है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और आपकी क्या अप्रोच है इसमें? आई थिंक बिल्कुल सही आपने कहा, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी। टेक्निकल्स में थोड़ा सा आपको प्रीएम्प्ट एक ऑप्शन मिल जाती है। मैं फॉर एग्जांपल आपको आजकल फार्मास्यूटिकल आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इतनी कोई अच्छी नहीं है जो लास्ट आई थी, लेकिन डी रेगुलेशंस हो गई हैं, प्राइसेस डी रेगुलराइज कर दी हैं गवर्नमेंट ने, प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उसकी वजह से उनको एज मिला है। और उसकी वजह से हमने देखा है कि कुछ तो फार्मास्यूटिकल 300 से 400% भी बढ़ गई हैं। और उसका अब क्या है कि हम लोग न्यूज़ को देखते हैं, न्यूज़ पे फॉर एग्जांपल अभी हेलियन कंपनी का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद हम एक्शन तब ले रहे थे जब हमें लग रहा था यार ये अब हमें रिजल्ट पता चल गया, अब ये अच्छा टाइम है। टेक्निकल्स ऑलरेडी वो 3 महीने पहले बता चुके थे कि और वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका था। सो ज़्यादातर लोग जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसी माइंडसेट से आते हैं कि जब न्यूज़ आएगी तभी हम एंटर होंगे, और ज़्यादातर लोगों को आप सुनेंगे यही कह रहे होंगे जब भी हम एंटर होते हैं स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती है कि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। आज के दिन अगर गवर्नमेंट ने फिर कह दिया भाई ये फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वही लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। रिजल्ट तो 3 महीने बाद आएगा। तो मेरे ख्याल में टेक्निकल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग टेक्निकल्स की बेसिस पे भी प्रॉफिट कर लेते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल्स की बेसिस भी प्रॉफिट कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दो डिफरेंट एजुकेशनल माइंडसेट हैं, अगर आप मिलाकर एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं तो आप ही बेनिफिशरी होंगे उसके। सही है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था मनी मैटर्स का वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपो, और इसमें कोशिश ये की गई कि जितने भी डेस्क थे जो अवेलेबल थे, जो मीडिया से बात करने को राज़ी थे, तो उनका मैंने जो है आप लोग के साथ इंटरव्यू शेयर किया है। वंस अगेन इस तरह के इवेंट्स में आप खुद भी आएँ, अपनी फैमिली को भी लाएँ, अपने बच्चों को भी अभी से वेल्थ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, और उसका जो थीम है वो बेसिकली थीम भी यही है कि जो है हमारे पेरेंट्स हमें वेल्थ मैनेजमेंट नहीं सिखा रहे होते, जबकि हम जो है जो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं इसके बाद जो है हम फाइनेंशियल मामलात को ही देख रहे होते हैं, हम पैसा कमाने के लिए ही एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। तो वन ऑफ द यानी लिविंग स्टैंडर्ड का एक एस्पेक्ट है कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमें वेल्थ मैनेजमेंट अच्छी से आनी चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के आइंदा से जितने भी एक्सपो हों तो आप उसको अटेंड करें, अपनी फैमिली को लाएँ, और जो है अपनी फैमिली में अपने बच्चों में खास तौर पे वेल्थ मैनेजमेंट के थोड़े प्रैक्टिस डालें, उनको अभी से अवेयरनेस देना शुरू करें। जितना आप उनको अवेयर करेंगे तो उनके फ्यूचर बिल्डिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।